हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपके लिए या तो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत करेंट अफेयर खंड के लिए या फिर जीएस पेपर 2 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका ने स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसे सुलभ बनाने में, सुगम बनाने में, पारदर्शी बनाने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अगर देखा जाए, अगर करेंट अफेयर सेक्शन के तहत आपको कोविड-19 से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस दौरान भी आपको एक पैराग्राफ में लिखना होगा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका ने भारत में कोविड-19 के कारण कम से कम मानवीय क्षति की है। यानी कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका कोविड-19 पर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो करंट सेक्शन के तहत भी ये पूछा जा सकता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के तहत भी इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसकी विवेचना करें, या किस प्रकार से कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में तकनीक का दखल प्रत्येक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। स्पेशली अगर एलपीजी का दौर देखा जाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर, उसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, सेवाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान विभिन्न देशों के मध्य किया जा रहा है, एक दूसरे देशों के मध्य कई रिसर्च हो रहे हैं समन्वय सहयोग के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में एलपीजी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ गई है। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी 1990s के दशक के बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की महत्वपूर्ण उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। रिसर्च पर फोकस किया जा रहा है, नए नए तकनीक अपनाने पर फोकस किया जा रहा है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास हेतु स्वस्थ मानव श्रम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए, कोई भी देश तभी प्रगति कर पाएगी जब वहाँ की जनता जो है वह पूरी तरीके से स्वस्थ होगी, और जनता वहाँ पूरी तरीके से स्वस्थ तभी होगी जब स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वह काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होगा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र तभी बेहतर होगा जब वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भूमिका होगी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका को महत्व देंगे। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली भूमिका देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम रोबोटिक्स को देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोट तकनीक की व्यापक संभावनाएं हैं। अब तो रोबोट के माध्यम से रोबोटिक सर्जरी भी संभव हो गया है। रोबोटिक सर्जरी के अगर फायदे देखें अन्य सर्जरी से या किस प्रकार से बेहतर है, तो इसमें रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से रक्त का कम ह्रास होता है। यानी कि अगर किसी की सर्जरी हो रही है, रोबोटिक तरीके से रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो रक्त जो है उसकी न्यूनतम क्षति होगी, रक्त कम बहेगा, रोगियों का जल्द रिकवर होगा। यह स्वाभाविक है कि आप रोबोटिक सर्जरी किसी की होती है तो वह जो पेशेंट है वह जल्दी रिकवर हो पाएगा। साथ ही साथ उपचार के रूप में दवा का कम प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये तकनीक ऐसी है जहाँ पे ये रोबोटिक सर्जरी के बाद दवा कम से कम यूज करनी पड़ेगी, और दवा अगर कम से कम यूज करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं शरीर में जो एक दवा के खिलाफ जो एंटीबायोटिक जो डेवलप होता है शरीर में एंटीबॉडी, वो नहीं होगी। आपकी दवा का यूज़ करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमती है। तो अगर कोई व्यक्ति दवा का कम प्रयोग करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। तो दवा का कम प्रयोग, ये सब रोबोटिक सर्जरी के कई सारे फायदे हैं। रोबोटिक तकनीक जो है विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने में भी मददगार साबित हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रोबोटिक्स ऑपरेशन हो रहे हैं रोबोट के माध्यम से, वे सटीक ऑपरेशन हो रहे हैं। कौन से नसों को काटना है,
कहाँ पे ऑपरेशन करनी है, कितनी सेल कौन सी मतलब त्वचा जैसे है तो कहाँ पर कैसे काटना है, चीर फाड़ करनी है, एकदम सटीक ऑपरेशन जो है वह रोबोटिक के माध्यम से किया जा रहा है। तो रोबोटिक्स के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति तकनीक में क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, तो रोबोटिक सर्जरी से संभव हो पाया, जिससे रोगियों को कई प्रकार की सुविधाएं हो रही है, रक्त का कम ह्रास हो रहा है, जल्दी रिकवर हो पा रहे हैं, दवा का कम प्रयोग करना पड़ रहा है, ऑपरेशन में मददगार है कि सटीक ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोबोटिक्स जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नाभिकीय तकनीक का योगदान। किस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो नाभिकीय तकनीक जो है एक सुरक्षित, दर्द रहित और प्रभावी तकनीक मानी जाती है, जिसका प्रयोग बीमारियों का पता लगाने और उसके इलाज के लिए किया जाता है। नाभिकीय तकनीक का प्रयोग हम बीमारियों का पता लगाने के लिए भी करते हैं, और महत्वपूर्ण बात है कि यह पूरी तरह से एकदम प्रभावी तकनीक है, दर्द रहित और सुरक्षित तकनीक है। इसके लिए रेडियो आइसोटोप और अन्य विकिरण स्रोतों का हम प्रयोग करते हैं। विशेष प्रकार के कैमरे के द्वारा कंप्यूटर के मदद से शरीर के प्रभावित अंग की तस्वीर लेते हैं। अगर शरीर के कोई भी अंग प्रभावित है, मान लेते हैं कि शरीर का कोई आंतरिक अंग जो है वह प्रभावित है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक विशेष प्रकार के कैमरे वहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, तो उस कैमरे के द्वारा कंप्यूटर के मदद से शरीर का जो भी अंग प्रभावित है उस प्रभावित अंग की हम तस्वीर लेंगे, और तस्वीर लेने के बाद उसका हम क्या करेंगे, बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभावित अंग को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख सकते हैं। शरीर के छायाचित्र के लिए और रोगों के इलाज के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। हम शरीर के भीतरी भागों, जो कि क्षतिग्रस्त भाग है जिसका ऑपरेशन किए जाने हैं, तो उसके हम छायाचित्र ले सकते हैं। छायाचित्र लेने के बाद किस प्रकार से उसे बेहतर इलाज किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करने के बाद हम उसका ऑपरेशन करेंगे। और यह नाभिकीय चिकित्सा काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कारगर कदम मानी जाती है, क्योंकि नाभिकीय चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। तो हो गया दो प्रकार का, एक तो रोबोटिक का प्रयोग और दूसरा हो गया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तीसरा हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बायोटेक। जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भूमिका है, रोबोटिक्स की भूमिका है, उसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी की भी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। उन्नत किस्म की सस्ती औषधियों का निर्माण करना हो, सस्ती औषधि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है, वो भी उन्नत किस्म की होगी। संक्रामक रोगों के लिए प्रतिरोधी दवाओं व टीके का विकास करना हो, कोई भी संक्रामक रोग है उसके लिए दवा, प्रभावी दवा का हमें खोज करना हो या फिर टीके की खोज करना हो, बायोटेक उसके लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। कैंसर के वैक्सीन का खोज कर सकते हैं, उत्तम जनन प्रतिरोधी क्षमता इत्यादि के क्षेत्र में हम बायोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कई प्रकार के बीमारियों के शीघ्र निपटारे के लिए, चाहे वह बीमारी मलेरिया के रूप में हो या फिर तपेदिक के रूप में हो, फाइलेरिया, अतिसार या फिर कोई भी आनुवंशिक खराबी, आनुवंशिक विकृति हो, तो उसके निदान के लिए, उसके उपचार के लिए और साथ ही साथ टीके की खोज के लिए, टीके के विकास के लिए बायोटेक की भूमिका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है टेली चिकित्सा का योगदान। देखिए टेली चिकित्सा का योगदान, टेली चिकित्सा चिकित्सीय विशेषज्ञों का एक केंद्र होता है। सबसे पहले यही देखिए, ठीक है। टेली चिकित्सा क्या है, तो चिकित्सीय जो विशेषज्ञ हैं उनका एक सेंटर होता है, उनका एक केंद्र होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े इन टेली चिकित्सा केंद्रों की सहायता से किसी भी बीमारी के जांच एवं इलाज के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की परामर्श सुविधा विश्व के किसी भी स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकती है। मान लेते हैं कि देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि भारत में किसी को ऑपरेशन करना है, ठीक है, और उसके स्पेशलिस्ट जो हैं वह यूएसए में है वहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कि स्पेशलिस्ट यूएसए में है और भारत में किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो क्या होगा, टेली चिकित्सा जो है वह चिकित्सीय विशेषज्ञों का एक सेंटर होता है। यहाँ पर सभी जो चिकित्सीय विशेषज्ञ हैं
बैठे हुए हैं भारत में, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भारत में बैठे हुए सभी चिकित्सीय विशेषज्ञ यूएसए में जो बैठा हुआ स्पेशलिस्ट है उसके जरिए वे कनेक्ट होंगे, और इससे क्या होगा, कनेक्ट होंगे, वे समस्या को बताएंगे और फिर किस प्रकार से एक ऑपरेशन को सफल करना है, किस प्रकार से ऑपरेशन करनी है, इसके बारे में वे परामर्श लेंगे। चिकित्सीय विशेषज्ञों की परामर्श लेने में सुविधा, दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है। तो साथ ही साथ वे किस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है इसे भी वे देखते रहेंगे, और ऑपरेशन कैसे करना है, ऑपरेशन कैसे करना है इसे भी वे गाइडलाइन देते रहेंगे, देखते रहेंगे, बताते रहेंगे कि यहाँ ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। क्या सुविधा हुई है टेली चिकित्सा के कारण? भारत में उपलब्ध टेली चिकित्सा नेटवर्क के माध्यम से सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सीय विशेषज्ञ से रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। हमने बताया ना कि चूंकि यहाँ पे चिकित्सीय विशेषज्ञ बैठे होते हैं, अगर दूसरे कंट्री में चिकित्सीय विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हैं तो वहाँ के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए वहाँ से वे जुड़ाव, उनके साथ कनेक्शन होगा और इसके बाद से वे अपना विचार विमर्श दे सकते हैं। टेली चिकित्सा की मदद से क्या हो गया कि उन्नत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, है ना। उन्नत चिकित्सीय सुविधा कैसे? क्योंकि दूसरे देशों में बैठे स्पेशलिस्ट से भी गाइडलाइन लिया जा सकता है। इससे सामान्य एक्सरे और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का ट्रांसमिशन संभव हो पाएगा। तो आप देखिए कि किस प्रकार से टेली चिकित्सा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब आते हैं ड्रोन का प्रयोग। तो ड्रोन का प्रयोग आप मानव जीवन में भी समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ड्रोन का यूज महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हम प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी तरीके का ड्रोन का यूज है कि जैसे एक 2018 का यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 2018 में ड्रोन आधारित मेडिकल डिलीवरी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अभी तक हम लोग सुनते होंगे कि मानव जीवन के क्षेत्र को या फिर मानव जीवन में कई सारे क्षेत्र में हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया, चाहे वह बुक्स की डिलीवरी हो या फिर पिज़्ज़ा बर्गर, कोई भी चीज़ की डिलीवरी हो। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। 2018 ईस्वी में ड्रोन आधारित मेडिकल डिलीवरी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ड्रोन का जो प्रयोग होता है वह मान लेते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि किसी भी व्यक्ति की ऑपरेशन की जानी है, मान लेते हैं कि ऑपरेशन है पटना में की जानी है, ठीक है। और उसे जो अंग प्रत्यारोपित की जानी है, ट्रांसप्लांट जो किया जाना है, वह पटना में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली एम्स में अवेलेबल है। तब अब क्या होगा, अगर आप प्लेन से आते हैं, अगर आप ट्रेन के माध्यम, रेलवे के माध्यम से आते हैं तो आपको कम से कम 12-14 घंटे का समय लगेंगे, रेलवे के माध्यम से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ड्रोन के माध्यम से उसे एक जगह से दूसरे जगह प्रत्यारोपित किए जाने वाले अंगों के लिए यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक है। प्रत्यारोपित किए जाने वाले अंगों के परिवहन की भूमिका के रूप में ड्रोन का प्रयोग हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं। पटना में कोई पेशेंट है, मान लेते हैं गया में कोई पेशेंट है, पटना एम्स में उसकी सुविधा अवेलेबल है, ट्रांसप्लांट किए जाने वाले ऑर्गन गया में अवेलेबल नहीं है तो पटना से गया भेजा जा सकता है, पटना से बेगूसराय, नवादा, कटिहार, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इसका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम कर सकते हैं ड्रोन का प्रयोग। तो किस प्रकार से अब ड्रोन का प्रयोग चूंकि एक न्यू इनोवेशन के रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसका प्रयोग पूर्व से किया जा रहा है, लेकिन ड्रोन का प्रयोग जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग है। और कोविड-19 के दौर में ड्रोन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और ड्रोन ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। अब देखते हैं स्मार्ट दवा। स्मार्ट दवा क्या है, सबसे पहले इसे समझना है, ठीक है। तो स्मार्ट दवा का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो दवा का जब आप प्रयोग करते हैं तो किसी एक स्पेशल बीमारी की निपटारे के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं दवा का। लेकिन स्मार्ट दवा का मतलब होता है कि अगर आप एक रोग को खत्म करने के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो और अन्य सारे जो इफेक्ट या फिर अन्य डिजीज होंगे वे ऑटोमेटिक इससे दूर हो जाएंगे। तो यह है स्मार्ट दवा, ठीक है। तो मेडिकल इंडस्ट्री क्षेत्र में अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो अब स्मार्ट दवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। स्मार्ट दवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल का विकास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल का क्या होता है कि प्रयोग के पश्चात ये गैस बायोमेकर्स और खाने से जुड़ी तमाम जानकारी को इकट्ठी करते हैं, ठीक है। अब अभी तक
क्या था कि कैप्सूल का प्रयोग अब किसी स्पेशल डिजीज को ख़त्म करने के लिए करेंगे, कैप्सूल का प्रयोग। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल का आविष्कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल का निर्माण कर दिया गया। तो इसके कारण जो भी खाने से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं, ये शरीर की जो आंतरिक जानकारी है उसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह स्मार्ट दवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि कई सारे क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसे आपने समझा और सुना जरूर होगा। 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो यूज़ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह प्रयोगशाला में अंगों का निर्माण। ठीक है, 3D प्रिंटिंग के जरिए प्रयोगशाला में हम अंगों का निर्माण कर सकते हैं। हमने कई जगह ट्रांसप्लांट, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किए जाने की चर्चा की है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाना है और वह ऑर्गन उपलब्ध नहीं है, तो 3D प्रिंटिंग के जरिए हम उस अंग का निर्माण, उस ऑर्गन का निर्माण हम अपनी प्रयोगशाला में करेंगे। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रत्यारोपित अंगों की कमी के कारण प्रयोगशाला में अंगों का निर्माण किया जाएगा और यह निर्माण जो होगी वह 3D प्रिंटिंग के जरिए ही होगा। 3D प्रिंटिंग जो है, 3D बेसिकली इसे बायो प्रिंटिंग का नाम दिया जाता है। 3D बायो प्रिंटिंग जो है वह प्रयोगशाला में अंगों के निर्माण के माध्यम से रोगियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, प्रयोगशाला में ऑर्गन का निर्माण किए जाएंगे और उसे फिर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नीड के अकॉर्डिंग, जिसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस प्रकार से 3D का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंध में 7 महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिया। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला है रोबोटिक्स का प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नाभिकीय तकनीक का प्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टेली चिकित्सा का प्रयोग हमने देखा, 3D प्रिंटिंग देखा, स्मार्ट दवा देखा और किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी चिकित्सा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि 66वीं BPSC मेंस परीक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।